बच्चों लास्ट के वीडियो में हमने देखा था आवेश घनत्व का वितरण, सतत आवेश घनत्व, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। वहाँ पे आपने रेखीय आवेश की बात की थी, क्षेत्र की भी बात की थी और आयतन की भी बात की थी। आज हम देखते हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। हमारे पास क्या हो, मान लो आवेश की मात्रा बहुत अधिक है। जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है या क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक अल्पांश की चर्चा करते हैं। उस अल्पांश पे गणना करके उसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं या फिर समाकलन कर लेते हैं तो पूरे का मान ज्ञात हो जाता है। सेम यही पैटर्न पे ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने माना कि सतत आवेश वितरण बहुत अधिक संख्या में उपस्थित है और वो जो अवयव बना हुआ है वो क्या है, अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अल्पांश है। इसके बाद क्या किया, उस अल्पांश का नाम ले लिया हमने डी क्यू। डी लगा देते हैं, आवेश क्यों है तो अल्पांश आवेश क्या होगा, डी क्यू। क्षेत्रफल ए है तो अल्पांश क्या होगा, डी ए। वॉल्यूम आयतन वी है तो अल्पांश क्या होगा, डी वी हो जाएगा। इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हमने ये क्या किया, डी क्यू ले लिया और ये भी क्या होगा, बिंदु आवेश की तरह ही व्यवहार करेगा। समझ गए बात को। यहाँ पे क्यू को हमने क्या लिखा है, डी क्यू लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अल्पांश डी क्यू के कारण, जो अल्पांश डी क्यू है इसके कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे कौन से नियम से, कुलाम का नियम। आपको कुलाम का नियम याद है ना, आपको ये कुलाम का नियम अच्छी तरह पता है। ई बराबर होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अगर मैं दिशा की बात करूं तो इसके वेक्टर लगाता हूं, ई वेक्टर बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या करते हो आप, आर कैप लगा देते हो। ठीक है, ये तो कंप्लीट की बात है। अगर हम अल्पांश की बात करें तो जब आप अल्पांश की बात करोगे तो ये डी ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा के, ये डी क्यू हो जाएगा। पी बिंदु की दूरी तो वही आर है तो इस तरह आर कैप लिखेंगे। तो ये सूत्र होता है अल्पांश के लिए जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इस अल्पांश से मुझे क्या करना है भाई, मैं तो वैसे ई से आपको मैंने क्या किया, ई से ला के दिखाया हूँ। वास्तविकता है मुझे क्या करना है, डी ई से ई लाना है। तो डी ई से ई लाना है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इनका समाकलन करना पड़ेगा। इनके क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या किया, समाकलन कर दिया। किसका, इसका। तो इसका समाकलन करोगे, जब मैं इस पर समाकलन का निशान लगाऊं, इस पे लगाऊंगा तो ये डी ई तो समाकलन क्या होगा, ई बन जाएगा। इसका अपन के कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को कॉमन लिया जा सकता है। तो फाइनली अपने पास जो बचेगा ये बचेगा डी क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। जो कॉमन होता है इसको क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे अपन ने कॉमन लेके के को क्या कर रखा है, बाहर रख रखा है। इस के को इसके पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आप चाहो तो इसको पहले के लिख सकते हो, फिर समाकलन डी क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है। अल्पांश लेके हमें उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, समाकलन कर देना है। तो कल हमने तीनों के बारे में पढ़ा था, तो आज भी तीनों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला है रेखीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता की गणना करनी है हमें। रेखीय आवेश वितरण के कारण, तो आपको कल याद था रेखीय आवेश वितरण के कारण लैम्बडा का मान निकाला था हमने। आपको ध्यान होगा लैम्बडा बराबर निकाला था हमने क्यू बटा एल। अगर एल लंबाई में कितना आवेश था, क्यू आवेश था, तो लैम्बडा बराबर क्या था, क्यू बटा एल, यानी इकाई लंबाई में आवेश निकाला था जिसे हमने आवेश घनत्व कहा था। आज मैं बात करूं, मैं एक अल्पांश की बात करता हूं। जब मैं अल्पांश की बात करूंगा तो ये तो हो जाएगा डी क्यू और ये क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। ठीक है, लैम्बडा बराबर क्या होगा, डी क्यू बटे डी एल। और यहाँ से अगर मैं डी क्यू का मान निकालना चाहूँ आवेश अल्पांश का तो ये क्या निकलेगा, लैम्बडा डी एल निकलेगा। आवेश अल्पांश का मान क्या निकलेगा, लैम्बडा डी एल। बस इस मान को क्या करना है, यहाँ रखा हुआ है डी क्यू बराबर लैम्बडा डी एल। अभी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, वहाँ पे क्या करना है, आपको डी क्यू का मान रख देना है केवल। वहाँ क्या करेंगे, डी क्यू का मान रख देंगे। आपने ये देखा भी थोड़ी देर पहले, ई वेक्टर मेरा आया था कि यहाँ पे समाकलन। ठीक है, दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आया था अपने पास, देखिए के डी क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, ये आया था। ठीक है, डी क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी क्यू का मान रख देना है। मेरे पास जो डी क्यू का मान आया ना, ये वाला, ये रख दूंगा लैम्बडा डी एल।
चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लैम्बडा DL रख दिया बट्टे में R² और R कैप। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए होंगे इस बात को। हमने क्या किया, वो मान रख दिया। यहाँ पे छोटा सा L लगा रखा है, ये क्या कर रहा है, बता रहा है लंबाई के लिए है। कुल क्या होगा, लंबाई के लिए। A लगाऊंगा तो क्षेत्रफल के लिए, V लगाऊंगा तो आयतन के लिए, ठीक है। और ज़्यादा एडवांस में जाओगे तो L का मतलब सिंगल समाकलन होता है, A का मतलब डबल होता है और V का मतलब क्या होता है, ट्रिपल होता है, ठीक है। तो चलिए, तो इस L का मतलब है रेखीय समाकलन, क्लियर। लैम्बडा आपका क्या है, लैम्बडा आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, लैम्बडा भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, लैम्बडा भी बाहर निकल जाएगा। और जब मैं लैम्बडा को बाहर निकालूंगा तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, K तो बाहर था ही, लैम्बडा भी मिल गया इसको, ये हो गया लैम्बडा K DL बटे R², DL बटे R² और R के, क्लियर। इसको आप चाहें तो समीकरण डाल सकते हैं। इसको मैंने समीकरण 4 डाल रखा है, एक पहले था, बीच में 2 और 3 आगे। आप अपने हिसाब से समीकरण कंटिन्यूस लिख सकते हैं, वो तो पेपर में क्वेश्चन जहाँ तक पूछा गया है उस हिसाब से समीकरण दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड की भी चर्चा कर लें हम। पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण यहाँ पे क्या होगा, L की जगह क्या आएगा, A आएगा। याद है या भूल गए हैं, अपन ने वहाँ पे पृष्ठ के कारण चर्चा की थी कि ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, Q बटे में क्षेत्रफल लिया था A, ये होता है। और अल्पांश की बात करूं तो अल्पांश का कितना हो जाएगा, DQ बटे में क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, क्षेत्रफल A के लिए, ठीक है। बस वही चीज़ आप क्या करें, इस मान को इस सूत्र में रख दें जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है, ये वाला DQ बटे में R² और R कैप में आपको क्या करना है, इस का मान रखना है। हमें क्या करना है, इसका मान रखना है, किसका, DQ का। इससे जो आप DQ बनाएंगे ना, हमारा इससे DQ ये बना हुआ है, देखिए, ठीक है। इस वैल्यू को, इस DQ का मान क्या करें, यहाँ रख दें और यहाँ रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। कई बार पृष्ठीय समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, डबल समाकलन का निशान लगा देते हैं, इसका मतलब भी पृष्ठीय समाकलन ही होता है, क्लियर। तो चलिए मानों को रखोगे तो मानों को रखने के बाद वही K कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट। मैंने कहा था, क्या कहा था, जो पुराना रिजल्ट आया है, पुराने रिजल्ट में जो अपने पास क्या आया था, लैम्बडा आया था और क्या था, DL था। बस यही बदलेंगे, तीनों रिजल्ट में क्या होंगे, ये मान आप बदलते जाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे मान बदलते जाएंगे। ये क्या था, रेखीय घनत्व था ना, तो अगली बार पृष्ठीय घनत्व आ गया, फिर आयतन वाला आ जाएगा, ये मान बदलते जाएंगे। तो ये मान देखिए बदलते हुए अपने पास सेम वो की वो चीज़ आ गई, DA बटा R² और R कैप। यहाँ तक समझ गए। अब लास्ट तीसरे की बात कर लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व के कारण तीव्रता की गणना। तो हमने इसके लिए भी क्या कर रखा है, वही अल्पांश ले रखा है, अल्पांश आयतन ले रखा है। तो यहाँ पे भी सेम वो की वही चीज़ें, पुराना सूत्र आपको याद है, ये था रो बराबर क्या था, Q बटा क्या था, V। अल्पांश की बात करूँगा तो अल्पांश की बात करूँगा तो रो बराबर आ जाएगा बच्चों DQ बटा DV, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, DQ निकाल लूँगा, और DQ जो निकलेगा वो क्या आएगा, रो DV आएगा। और ये मान क्या करना है, E वाले में रख देना है, जो अपन ने शुरू में E निकाला है ना, वहाँ रख देना है। वहाँ रखते ही आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या है, इसको कहेंगे आयतन समाकलन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आयतन समाकलन। और आयतन समाकलन का मान इस तरह भी लिखा जाता है, 3 बार लिख भी कर सकते हैं, ठीक है। आयतन समाकलन का मान इस तरह लिखा जाता है, 3 बार लिख देते हैं इसको, 3 बार समाकलन का निशान बना दो, ये क्या होगा, आयतन समाकलन हो जाएगा, क्लियर। सूत्र क्या बनेगा, तब आप समझ ही गए होंगे। सूत्र अपना क्या होगा, ये बनेगा भाई, इन मानों को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये अपना कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा बच्चों, रेखीय के लिए भी देख लिया हमने, पृष्ठ के लिए भी देख लिया, और किसके लिए देखा, आयतन के लिए भी देख लिया। तो क्लियर, समझ गए होंगे बात को। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में आप देखेंगे गॉस का नियम, जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार है, काफ़ी फेमस है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम पढ़ने के लिए मिलिए आप मुझसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।